हाय हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11 मई 2020 को द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए एक आर्टिकल को। इस आर्टिकल में राइटर ने बताने की कोशिश की है कि जो कोविड-19 है उसके खात्मे के बाद जो वर्ल्ड ट्रेंड है वो कैसे रहने वाला है। इसमें राइटर ने 5 ट्रेंड को डिस्कस किया है। ये हैं एमरजेंस ऑफ एशिया, राइजिंग चाइना, इंट्रा यूरोपियन यूनियन फिजिन, फेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑयल प्रोड्यूसर वेस्ट एशियन कंट्री। ये आगे किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। देखिए, आर्टिकल थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये एक काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तथा यह वर्ल्ड ऑर्डर को जो अभी नेक्स्ट कुछ सालों में जो वर्ल्ड ऑर्डर रहने वाला है उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ट्रेंड है वो है एशिया इज एमर्जिंग, यूएसए इज वेनिंग। 2008 की आर्थिक महामंदी के बाद ये तो पता चल गया था कि जो 21वीं शताब्दी है ना वो एशियन सेंचुरी है, और इसके साथ साथ जो 18th सेंचुरी थी उसमें जो एशियन कंट्री थी वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करते थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तथा अपने नोवल एक्सपेंशन के बेस पर जो ये एशियन कंट्री थी इनको अपनी कॉलोनी बनाया तथा यहाँ की मार्केट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लेकिन समय अपने आप को दोबारा रिपीट करा, ये देश एशियन देश दोबारा एसेट कर रहे हैं तथा अब ये अगले आने वाले कुछ सालों में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाने वाले हैं। अब इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या फोरकास्ट कर रहे हैं कि जो G20 कंट्रीज़ हैं, G20 कंट्रीज में आते हैं यूएसए, जो मेनली जो डेवलप कंट्री हैं ये हैं यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, ये सभी G20 कंट्रीज आते हैं। जो सबसे बड़े जो जिनकी अर्थव्यवस्था है ऐसे 20 देशों के समूह को G20 बोला जाता है। इनमें से केवल इंडिया और चाइना ही ऐसे देश हैं जिनकी 2020 में जो जीडीपी है वो पॉजिटिव रहने वाली है। इसके साथ साथ जिस तरह से जो एशियन कंट्री हैं उन्होंने जिस तरह से कोविड-19 की महामारी को टैकल किया है उसने यह शो किया कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनसे ये जो एशियन कंट्री है किसी भी मायने में कम नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री ने तो एशियन कंट्री के मुकाबले बहुत ही ढीले ढाले तरीके से अपने वहाँ पर इस पेंडेमिक को हैंडल किया, जिससे वहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े तथा मोर्टेलिटी रेट है जो एज कम्पेयर टू एशियन कंट्री है वो कई गुना ज़्यादा है। इसके साथ साथ देखिए, अब अमेरिका की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान और इराक वार ने अमेरिका की कमर को पहले ही तोड़ दिया था तथा अमेरिका एक ऐसी दलदल में फंसा है जहां से निकलने के लिए वह आज भी पाकिस्तान व कुछ ऐसे ही अन्य देशों का सहारा ले रहा है। मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान पीस प्रोसेस की। देखिए, इन्हीं सब से इन 2 बार के बाद अमेरिका ने क्या सोचना शुरू कर दिया था कि अब उन्हें ग्लोबल पुलिसमैन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले क्या होता था कि कहीं पे भी कोई भी इशू हो जाता था, कहीं पे भी किसी भी देश में ह्यूमन राइट वोलेशन होता था, कहीं पे भी कोई गलत या सही चीज़ होती थी, अमेरिका वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता था और अपने आप को सबका रक्षक बोलता था तथा बोलता था कि हम चैंपियन हैं, हम अर्थ चैंपियन हैं, हमें हक है इन लोगों को बचाने का या इनका ह्यूमन राइट वोलेशन करने का, तथा किसी भी अन्य देश पर कारण या बिना कारण अटैक कर देता था। लेकिन पिछले कुछ 10 से 12 वर्षों में अमेरिका ने अपने इस पॉलिसी से मुँह फेरना शुरू कर दिया था तथा अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने तो एक बार बोला था अब हम आगे से कोई लीड फ्रॉम फर्स्ट नहीं करेंगे, लीड फ्रॉम फ्रंट नहीं करेंगे, अब हम लीड फ्रॉम बिहाइंड करेंगे। यानी अमेरिका ने जो अब उसकी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनसे निभाने से पहले ही हाथ समेटने शुरू कर दिए थे। और इसके साथ साथ जो ये पेंडेमिक है इसमें जिस तरह से अमेरिका ने जो मेडिकल इक्विपमेंट है वह मेडिसिन को पाने के लिए दूसरे देशों में बाय हुक एंड क्रुक उनको छीनने की कोशिश की, उससे तो लगता है कि अमेरिका अब अमेरिका एलोन की पॉलिसी पे चल रहा है। क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रपति ट्रंप थे उन्होंने बोला था कि वी विल फॉलो, वाशिंगटन विल फॉलो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, लेकिन अब ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है, तो अमेरिका एलोन की पॉलिसी है। जो देश अपने जो इशूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा वह बाकी दुनिया को क्या रास्ता दिखाएगा। इसलिए अब जो अमेरिका की कंपिटेंसी है उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसी का कारण क्या होगा कि जो ट्रस्ट था अमेरिका के ऊपर दूसरे देशों का, अब वो ट्रस्ट आगे अमेरिका उस ट्रस्ट को एंजॉय नहीं करने वाला है, क्योंकि इसने दिखा दिया है कि कोविड-19 ने कि अमेरिका अंदर से कितना खोखला है। इसके साथ यह जो ट्रेंड है
यह इन फ्यूचर अगले कुछ सालों तक चेंज नहीं होने वाला है। राइजिंग चाइना, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना ने पिछले 30 वर्षों में बहुत ज़्यादा अपने आप को राइज किया है तथा आगे भी यह ऐसा ही करने वाला है। इसके साथ साथ जिस टैक्टफुल तरीके से इसने इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद कोविड-19 को टैकल किया है, उसके बाद तो यह चाइना अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव तरीके से अपने आप को एसेट करेगा। अभी जो चाइना है ना, वो भूखा है किसके लिए? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वह भूखा है। चाइना अभी कंटिन्यूसली जो अमेरिका की हेजेमनी है उसको चैलेंज करने वाला है। इसके साथ साथ चाइना में एक बात हो रहा है कि जो शी जिनपिंग है, वहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, उनके पास अब अनप्रेसिडेंट पावर है, अद्भुत पावर है, सेंट्रलाइज पावर है उनके हाथों में, क्योंकि उन्होंने सभी जो शक्तियां हैं उनको अपनी मुट्ठी में कर लिया तथा जो वहाँ पे मैक्सिमम 2 टर्म ला था उसको भी अमेंड कर दिया तथा इसके साथ जो शी जिनपिंग है वो इसके बाद भी वो 2023 के बाद भी वो प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। अभी इसे अमेरिकन क्या सोच रहे हैं? अमेरिकन सोच रहे हैं कि चाइना ने उनको धोखा दिया। देखिए जो चाइना का राइज हुआ है, जो चाइना इतना डेवलप हुआ, उसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में अमेरिका ने चाइना में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। अमेरिकन कंपनी ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैसा लगाया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कारखाने बनाए हैं, जिससे जो चाइना की जो इकोनॉमी है, चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ाता था, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। अब चाइना और अमेरिका के बारे में ये बोला जाता था कि ये जो दोनों देश हैं, इनकी जो इकोनॉमी है उसको कभी भी डीकपल नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस ट्रेंड से थोड़ा सा उलट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अमेरिकन कंपनी जो चाइना में एस्टेब्लिश थी वो वहाँ से एग्जिट प्लान पर काम कर रही हैं तथा किसी दूसरे देशों में जाने की सोच रही हैं। देखिए पहले क्या था, पहले इन दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन था, वो पिछले कुछ वर्षों से वह कंपटीशन पे आया, लेकिन अब यह कॉन्फ्लिक्ट व कन्फ्रंटेशन में बदलने वाला है और चाइना और अमेरिका के बीच में अगले कुछ वर्षों में ट्रेड और टेक्नोलॉजी वार कंटिन्यूस रहने वाला है। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है इंट्रा यूरोपियन यूनियन इश्यूज। यूरोपियन यूनियन है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लॉक था, अब उसके साथ ही बहुत ज़्यादा इशू होने वाले हैं। ऑलरेडी 2016 में जो ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, उससे जो ईयू ब्लॉक है उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। लेकिन जो कोविड-19 है उसके बाद तो इस ईयू के साथ बहुत सारे इशू होने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जिनमें नेशनलिज्म की भावना उभर रही है तथा वे स्वतंत्र होना चाहते हैं, बेसिकली यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहते हैं तथा अकेले अपने दम पर चलना चाहते हैं। ऐसे इटली है, क्योंकि अब कोविड-19 के समय इटली के साथ कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपने के देशों ने अपने बॉर्डर को बंद कर लिया तथा जो मेडिकल व मेडिसिन सप्लाई है, मेडिकल इक्विपमेंट है, उनकी सप्लाई को इटली को प्रोवाइड नहीं किया। इससे जो इटली की सरकार तथा इटली के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों के प्रति। इसलिए हम इन फ्यूचर देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में और ज़्यादा दरार आने की गुंजाइश है। इसके साथ साथ अब वहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा यूरोपियन यूनियन अभी 27 देशों का एक ब्लॉक है। पहले ये 28 थे, ब्रिटेन के आउट होने के बाद अभी 27 देश रह गए हैं। इसमें अभी इन देशों के बीच में ना कंसेंसस होना किस इशू पे कि जो दूसरे देश हैं उनके साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, उस पर सहमति होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ देश चाहते हैं कि स्पेशली जो दूसरे देश हैं उन जिनके साथ रिलेशन रखने में कंसेंसस होना मुश्किल भी है, रशिया और चाइना, क्योंकि कुछ देश चाहते हैं कि रशिया और चाइना का बिल्कुल बॉयकॉट किया जाए, इनके साथ कोई रिलेशन न रखा जाए। लेकिन बहुत सारे देश इसके अगेंस्ट है तथा वे चाहते हैं कि वे फेवर में है रशिया तथा रिलेशन के साथ, रशिया के साथ तथा चाइना के साथ गुड रिलेशन के फेवर में है। इसके साथ साथ देखिए एक जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो है लगा है नो बॉर्डर वीज़ा पर। जो शेंगन वीज़ा वहाँ पर एक शेंगन जोन है, वो एक 26 देशों का एक एरिया है। उसमें क्या है कि इन 26 देशों के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं है, वहाँ वर्चुअल बॉर्डर है। जैसे हमारे यहाँ पर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, हमारे जो 28 स्टेट है इनके बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, उसी तरह वहाँ पर जो 26 कंट्री है उनके बीच में कोई बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। अब जिस तरीके से कोविड-19 के कारण सभी देशों ने अपने अपने बॉर्डर को बंद किया, क्लोज किया, अब ये पूरी आशंका है कि ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रहने वाला, तथा जो नो बॉर्डर वाली जो पॉलिसी थी सभी देशों की वो अभी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। इसके साथ साथ सभी बाकी के देशों में जो यूरोपियन यूनियन है, कुछ देशों में जो नेशनलिज्म तथा पॉपुलिज्म बढ़ रहा है, जिससे वो ईयू से अलग होने की डिमांड कर सकते हैं।
देखिए इसके बाद आता है जो फोर्थ ट्रेंड है वो फेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ का पार्ट है यूएनएससी। अब ये वैसे तो ये हमेशा ये पॉलिटिकल पावर का शिकार रहते हैं, जिसके पास पावर होती है ये उसी के फेवर में रहते हैं। लेकिन जो 1990 से अब तक इन्होंने कई मामलों में सेंसिटिव इशू में अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अब बाद में फिर से अब यहाँ पे इन फ्यूचर जो वर्ल्ड रिवलरी होने वाली है अमेरिका और चाइना के बीच, इससे ये दोनों इंस्टीट्यूशन है ये पैरालाइज हो जाएंगे तथा किसी भी इशू का कोई भी हल नहीं निकलने वाला। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा विक्टिम बनेगा, जो पॉलिटिकल का शिकार हुआ है, वो है डब्ल्यूएचओ। क्योंकि डब्ल्यूएचओ में ने स्टार्टिंग में ही चाइना के जो प्रयास हैं उनका समर्थन कर दिया। इससे अब यूएसए उसको ब्लेम कर रहा है। इसके साथ साथ डब्ल्यूएचओ के साथ एक जो सबसे बड़ा संकट है वो है फंड का, क्योंकि बहुत सारे देशों ने फंड में कटौती की है, जिससे डब्ल्यूएचओ के पास न तो रिसोर्सेज हैं ताकि वह जो अपने कार्य हैं, जो उसके बहुत सारे रिसर्च सेंटर चल रहे हैं, उनको और ज़्यादा वो फंड कर सके। अभी यह एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है पूरे विश्व के सामने, क्योंकि इन पास्ट डब्ल्यूएचओ ने काफ़ी बार बहुत ही अच्छे काम किया तथा बहुत सारी एंडेमिक को कंट्रोल करने में अपना योगदान दिया है। देखिए जो लास्ट ट्रेंड है वो है एनर्जी फैक्टर। ये रिलेटेड है जो वेस्ट एशियन कंट्री है, ज़्यादातर वेस्ट एशियन कंट्री यूएई, ईरान, सऊदी अरब, ये ऑयल के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब यूएसए में भी सेल एक्सपेंशन का इन्वेंशन हो गया तथा इसके साथ साथ जो ज़्यादातर कंट्री है वो ग्रीन एनर्जी तथा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी डिपेंडेंसी को घटाना चाहते हैं। लेकिन जो ये वेस्ट एशियन कंट्री है, इनकी इकोनॉमी तो 90% इकोनॉमी, इनकी जो जीडीपी है वो तो ऑयल के एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड करती है। अब जो ऑयल की डिमांड है वो श्रिंक होती जा रही है। इसके साथ क्या होगा कि इन देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ेगा, और कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ेगा तो अब तक जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट था वो हो सकता है कि स्टेबिलिटी में, इस रीजन में अभी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। देखिए इसी के साथ हमने पांचों ट्रेंडों को डिस्कस किया। इन पांचों ट्रेंड के साथ आपको एक आइडिया मिला होगा कि जो फ्यूचर का जो वर्ल्ड ऑर्डर है अभी अगले आने वाले कुछ सालों में वो कैसा रहने वाला है। अंत में राइटर यह बोल रहे हैं कि देखिए 2020 की एंड तक कैसे न कैसे करके जो कोरोना है, कोविड-19 है, उसकी वैक्सीन आ ही जाएगी और कोविड-19 से हम पार भी पा लेंगे। लेकिन कोविड-19 के कारण जो ये ट्रेंड चेंज हुए हैं ना, जो ये नए ट्रेंड चल रहे हैं, ये काफ़ी समय तक अपना दबदबा रखने वाले हैं। इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।